जय शनिदेव। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम शुभारती संवाद में। दर्शकों, पंच महाभूत यानी पंच तत्व सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से पूरी सृष्टि को, प्रकृति को नया जीवन दान देने के लिए महाराष्ट्र के प्रसिद्ध श्री शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर उर्फ औरंगाबाद के तत्वावधान में एक राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस पंच महाभूत लोकोत्सव में होने वाले राष्ट्रीय संत सम्मेलन में भारत के अनेक राज्यों से संत, महात्मा, ज्ञानी, प्रवक्ता, आध्यात्म शिरोमणि विद्वानों ने भाग लिया। पृथ्वी की उर्वरा शक्ति को नष्ट होने से कैसे बचाएं, जल को कम करने से कैसे बचाएं, आकाश को प्रदूषण मुक्त कैसे रखें, बढ़ती हुई अग्नि के ताप को कैसे कम करें आदि चिंताजनक विषयों पर विद्वानों, महात्माओं ने अपने अपने सुझाव या उपाय प्रस्तुत किए। उनके विचारों, ज्ञानवर्धक सुझावों को राष्ट्रहित में प्रति शनिवार को शुभारती टीवी के कार्यक्रम शुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ के कार्यक्रम में प्रसारित किया जा रहा है। तो दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारी यह एक बहुत ही विशेष रिपोर्ट। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों, पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत, महात्मा, सद्गुरु, आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत, महात्माओं, प्रवक्ताओं, विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्वरी महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी, नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम शुभारती टीवी के शुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे त्रिदिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत, महात्माओं, अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। जय शनिदेव। दर्शकों, मैं साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी आपको नमस्कार करती हूँ। शुभारती संवाद के इस कार्यक्रम में आज मैं शनि आश्रम संभाजी नगर में होने वाले उस प्रोग्राम में ले चलती हूँ जिसको हमने संत सम्मेलन का
रूप दिया था। हमारे श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र में जो 24, 25, 26 जून को एक राष्ट्रीय संत सम्मेलन हुआ था, जिसका आयोजन हमने पंच तत्व पंच महाभूत उत्सव के रूप में किया था। उसमें हमने 25 तारीख को कई ऐसे गेस्ट बुलाए थे जिनकी लोकप्रियता बहुत अच्छी है। इसमें हमने 25 तारीख को नारी रत्न राजेश्वरी मोदी जी को, जिन्हें हम राज दीदी के नाम से जानते हैं, यहाँ पर कार्यक्रम के लिए बुलाया था। उनका पार्ट 1 आपने पिछले शनिवार को देखा। पार्ट 2 में उन्होंने कुछ संदेश, कुछ पंचतत्व से संबंधित टिप्स बताए, वो हम अब आपको बताने जा रहे हैं। आप बड़े ध्यान लगाकर उनके विषय को सुनिए और उसे फॉलो कीजिए, क्योंकि आप यदि उसे फॉलो करते हैं तो आप एक नई जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। और हमारे राष्ट्रीय संत सम्मेलन में ऐसे ही सभी लोगों ने अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बात कही और आपने प्रति शनिवार को उसे फॉलो किया। तो आइए अगला भाग जो राज दीदी जी ने प्रस्तुत किया है उसे हम सब देखते हैं। कई बार महिलाएं हमसे कहती हैं, बैठा है कुनबा पूरा का पूरा, कि घर में हमारी कदर नहीं है, हमारी केयर नहीं है। बोलते हैं आप लोग, है ना? हाँ हाँ। ये जल कहता है कि तुम मेरी कदर करोगे तो मैं तुम्हारी कदर करवाऊंगा, कदर भी करवाऊंगा, केयर भी कराऊंगा, यदि इसकी आप बचत करके चलते हैं तो। सिस्टम डाल लीजिए। आपके घर में मेहमान भी आते हैं ना, ट्रे लेके आना जरा सामने। हाँ, जब आपके घर में, क्योंकि आपको चाहिए है सुख शांति से है समृद्धि भरा जीवन, तो क्या करना होगा? गेस्ट आते हैं, इतना ही पानी ऑफर कीजिए, वापस पी लेते हैं। जब आप नाश्ता करवाते तो प्लेट में सारा नहीं परोस देते हैं, उनको लेकर आते हैं और दें, क्या पूछते हैं कि सारा एक साथ परोस देते हैं ना? वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो जल के लिए भी आपका वही दृष्टिकोण होना चाहिए कि वेस्ट नहीं होना चाहिए, उतना उतना दीजिए। यदि फिर भी लगता है कि घर वाले नहीं मानेंगे, क्योंकि खाली सुनने के लिए आप लोग आए हैं, पूरा भर दिया, सामने वाला 99% सिर्फ 2 सिप पीता है, 2 घूंट पीता है और छोड़ देता है। उस जल को नज़दीक बाल्टी रखिए अपने पास में, उसमें डाल लीजिए, आपके पोते के काम आएगा, आपके कपड़े धोने के लिए। पोता यानी पोता, ग्रैंडसन नहीं, झाड़ू पोता करने के काम आएगा वो, कपड़े धोने के काम आएगा वो। और जब आप खाली 7 डेज तक, खाली 7 दिन तक आपको एक्सपेरिमेंट करना है और जीवन में परिवर्तन देखना है कि कैसे जो ही मैंने बचत की, बिजली की, जल की, मेरे जीवन में ये परिवर्तन आना शुरू हो गया है। अब देखिए, कल भाई ने कहा था कि इंग्लिश में कांच को ग्लास कहते हैं, हिंदी में भी ग्लास कहते हैं, मराठी में भी ग्लास कहते हैं। ये हमारा कल्चर नहीं है, ऐसा कहा था और सच्चाई है, ये हमारा कल्चर नहीं है। हम लोग हमेशा लोटे से जल पीते थे, क्या थे, है ना? और लोटे से पीने का सिस्टम है, ऐसा हाथ किया फिर पीना। लोटा आप कभी भी जूठा नहीं करते हैं, ग्लास बहुत जल्दी जूठा कर लेते हैं तो दूसरा व्यक्ति उसमें से जल पी नहीं सकता है, तो बचा हुआ जल क्या होगा? लोटे में या तो आप ऐसे पीते हैं या ऐसे पीते हैं। वो सिस्टम याद है क्या? पी के दिखाऊं, है ना? वो सिस्टम सही था पानी पीने का, जल पीने का। तो ग्लास साइड में रखें, लोटे का उपयोग करें यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। हम ट्रैवल कर रहे थे कलकत्ता से मुंबई फ्लाइट में। हमारी बगल वाली सीट पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे, दुबले पतले बुजुर्ग थे पर बहुत फुर्ती थी। बारंबार 10-10 मिनट में खड़े होना, ऊपर का वो जो कैबिन लगेज है उसको खोलना, अपना सामान निकालना, फिर रखना, और कुछ कुछ लिखते भी जा रहे थे बगल में बैठे हुए। उनकी फुर्ती, उनका एक्टिवनेस देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, आप क्या करते हैं, आप क्या लिख रहे हैं?
बोला मैं कलकत्ता में रहता हूँ, मुंबई मुझे टॉक देने के लिए बुलाया गया है। किस विषय पे बोलते हैं? मैं प्रकृति की चीज़ों की बचत करता हूँ, वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। छोटे छोटे पेपर में भी इतना नज़दीक नज़दीक लिख रखा था कि पेपर में भी इतनी सी जगह भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। अब उनकी फुर्ती देखकर उत्साह मन में भाव आया कि पूछूं आपकी उम्र कितनी है? उन्होंने बताई 85 ईयर्स। कितना? नो बीपी नो शुगर, और 85 ईयर्स के हैं, आज तक एक भी दवाई नहीं खाई है, नॉट अ सिंगल। मैं पानी की बताया, मैंने कहा क्या रहस्य आपका कि आप 85 ईयर्स के हैं, फुर्तीले हैं, अकेले ट्रैवल कर रहे थे, वो बड़ी बड़ी कंपनियां उनको टॉक देने के लिए बुलवाती है, तो आपकी सफलता का रहस्य क्या है? सिर्फ इतना कि मैं प्रकृति की जो चीज़ें हैं उसकी बहुत बचत करता हूँ। छोटी छोटी चीज़ें बताई इन्होंने कि नहाने के लिए बड़ा टॉवल नहीं लेता, छोटा सा लेता हूँ। बड़ा टॉवल में पानी ज़्यादा लगेगा धुलने में, सूखने में। छोटा टॉवल लिया, बदन पहुँच सकते हैं, और आज तक एकदम स्वस्थ फुर्ती से भरपूर है। तो यदि हम भी एक एक चीज़ों की, प्रकृति की जो चीज़ें हैं, यदि कद्र करते हैं तो प्रकृति भी हमारी कद्र करेगी और केयर करेगी। ये विषय ध्यान में रखिएगा। और जल के भीतर हम लोग बोलते हैं कि जल ही जीवन है, जल से ही जीवन है, जल में देवता विराजित है, इसलिए उन्हें जल देवता कहा गया है। तो दो चीज़ें तो आप लोग अपने जीवन में कर ही सकते हैं, एक जल की बचत, एक बिजली की बचत। कमरे में एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, आप बाहर लाइट छोड़कर आ जाते हैं। हम एक बार बिजली पानी पर बोल रहे थे तो उच्च अधिकारी ने सुना टीवी के ऊपर, उनका बाद में हमारे पास मैसेज आया कि हमें सरकारी बंगला मिला हुआ है, उसका मंथली इलेक्ट्रिसिटी का बिल 8 लाख का आता था। कितने का आया था ना? 8 लाख का। और जब बचत करने शुरू की तो कितना आया था? 3 लाख। जब बिजली की पानी की बचत की तो कितना? 3 लाख का बिल। तो सोचिए, यदि आप बचत करते हैं तो आप धनवान हो जाएंगे कि नहीं होंगे। और 7 दिन एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि नल रनिंग वाटर में भी आप कम प्रेशर ले सकते हैं, हाथ धोते हैं, फुल फोर्स में पानी चल रहा है ना, फोर्स आप कम कर दीजिए ना, उसमें भी पाएंगे कि आपकी बचत हो रही है और आपको खुद को अच्छा महसूस होगा कि मैंने अपनी आने वाली संतानों के लिए कुछ जल बचा कर रखा है। चलिए, विभाश्री जी दी आए हैं क्या? नहीं पहुंचे। चलिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का भी ढेर सारा धन्यवाद। और पूर्णाहुति करने के पहले छोटे छोटे प्रसंग आप तक, जो आपको ताजगी, आपकी इस गर्मी में भी ताजगी बनाए रखेंगे। हमारे एक परिचित हैं, उनकी क्या आदत है देखिए, जब भी आम खरीदने जाते हैं, आम वाले से पूरा भाव ताव कर लेंगे, कैसे डजन दिया, भाव नक्की करने के बाद पहले 1 डजन अच्छे अच्छे चुनकर आम निकालेंगे, उसकी पेटी बनवा लेंगे। उसके बाद 4 डजन आम निकालते हैं, उसकी पेटी बनवा लेते हैं। 5 दर्जन आम का पैसा उस आम वाले को चुकाते हैं। 4 डजन वाली पेटी खुद की गाड़ी में रखवाते हैं। जो 1 डजन की पेटी बचती है उसे उसी आम वाले को देते हैं कि घर लेकर जाना, अपने बच्चों को खिलाना। जब हमने ये देखा तो हमने उनसे पूछा, आप ऐसा क्यों करते हैं? तो उनका ये बोलना था कि आम बहुत महंगे हैं और मुझे पता है कि बेच तो रहा है पर इसके बच्चों को खाने नहीं मिल रहा होगा, तो इसके बच्चों को खाने मिले इसलिए मैं इसे देता हूँ, घर भी लेकर जाना। और इस प्रसंग को हम हर सत्संग में बोलते हैं। और इसके बाद कई बार हमारे पास संदेश पहुँचता है कि हमने एप्पल खरीदे थे घर के लिए 2 किलो, तो आधा किलो उस बेचने वाले के लिए पैक करवा दिए कि जाकर तुम बच्चों को खिला देना। दूसरा, नागपुर में घटी घटना, कॉलेज में स्पोर्ट्स डे था, रनिंग रेस की कंपटीशन थी।
और इंटरनेशनल स्कूल कॉलेजेस में, इंटर कॉलेजेस में कंपटीशन था और तगड़ा कंपटीशन था। जो फर्स्ट प्राइज़ था बहुत बड़ी रकम थी, सेकंड प्राइज़ बहुत कम था, थर्ड प्राइज़ तो उससे भी कम था। इस तरह से रेशो बनाया गया था और सबको पता था कि कौन लड़का जीतने वाला है, क्योंकि जो पार्टिसिपेशन में भाग ले रहा था लड़का वो इंटरनेशनल रनिंग रेस में जीता हुआ था कि ये फर्स्ट आएगा और सारा पैसा इसे ही मिलेगा। रेस शुरू हुई और देखा गया कि रनिंग रेस करते वक्त उसने अपनी स्पीड थोड़ी कम कर ली थी। उसके बगल में जो लड़का था उसको वो भागने का मौका दे रहा था और सेकंड वाला फर्स्ट आ गया, जीत गया। जब इससे पूछा गया कि तुमने अपनी गति क्यों कम कर ली, तुम्हारे तो जीतने के पूरे आसार थे, तुम जीतने वाले थे। उसने कहा जब रेस शुरुआत हुई उसके 5 मिनट पहले मुझे पता चला, ये सत्य घटना नागपुर की, कि उसके रेस शुरू होने के 5 मिनट पहले मुझे पता चला कि जो मेरे बगल में लड़का खड़ा हुआ है उसके पिताजी को कैंसर है, उसे इलाज के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत है। तो मैंने सोचा ये जीत जाएगा तो इलाज के पैसे की व्यवस्था हो जाएगी, इसलिए मैंने अपनी स्पीड कम कर ली। सोचिए हकीकत में कौन जीता है? कौन जीता है? जो सेकंड आया वही जीता है। अंतिम प्रसंग, एक व्यापारी व्यापार दिन दूनी रात चौगनी प्रगति कर रहा था, दिन दूनी रात चौगनी, और बाकी सबके व्यापार साइलेंट मोड पर थे। इसी व्यक्ति का व्यापार, ये व्यवस्था थी कि मिट्टी में भी हाथ डाले तो सोना उगलती, ये व्यवस्था। सबने उनसे उनकी उन्नति का, प्रगति का रहस्य पूछा तो उनका उत्तर था कि मैंने जब इस व्यापार की शुरुआत की मेरे पास तो बिल्कुल भी धन नहीं था, लोगों से मांग कर मैंने धन की व्यवस्था की, व्यापार की शुरुआत की। और जब शुरुआत की तो मैं अपनी माँ से आशीर्वाद लेने पहुँचा कि मुझे आशीर्वाद दे ताकि जो व्यापार कर रहा हूँ कुछ बरकत हो, कुछ बढ़ोतरी हो। कहता है वो व्यापारी कि मेरी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया, साथ ही साथ मेरी अनपढ़ माँ ने मुझसे कहा कि बेटा व्यापार में मूर्ख बन जाना लेकिन किसी को मूर्ख मत बनाना, वो चीज़ें मैंने आत्मसात कर ली, वही नतीजा है कि आज मैं इस ऊंचाई पर हूँ। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और विभाश्री दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने सचमुच में असाधारण कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सुख शांति सेहत समृद्धि के लिए राम राम 21 सामूहिक रूप से राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। ये बाल्टियाँ दिखाई जा रही थी, आपको जरा सा देख लीजिए, क्योंकि जो आँखों से देखते हैं उसका पिक्चर यहाँ पर रहता है और हमको ध्यान रहता है कि जल जो बचत होगा, जूठा पानी जो आप नाले में बहाते हैं उससे एक बाल्टी में संचय कर लीजिए ताकि आपके कपड़े धोने के लिए और सफाई में ये जल काम आ सके। पानी बचत करने की आदत डाली। धन बचत करते हैं ना आप, एक पैसा बचत करके चलते हैं। अभी से हमें देखना है कि हमें जल की बचत करनी है, फिर हफ्ते के बाद में देखिएगा कि आपकी तिजोरी में कितनी बढ़ोतरी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर जय शनिदेव कहते हुए आपका स्वागत करते हैं। दर्शकों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सीधे लिए चलते हैं शनि मंदिर, छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में, जहां डॉक्टर विभाश्री दीदी जी अपने ओजस्वी वाणी से पंच तत्वों की सुरक्षा और संतुलन आप लोगों तक अपने जीवन में कैसे बनाएं, इसके बारे में हमें प्रेरित कर रही हैं। तो दर्शकों, हम आपको एक नई लाइफ जीना सिखाना चाहते हैं। ऐसी लाइफ जो रोगों से मुक्त हो, ऐसी लाइफ जो आपको लंबी आयु दे। तो इस श्रृंखला में आज हम पंच तत्व को ज्योतिष से जोड़ेंगे
एस्ट्रोलॉजर होने के नाम से, ज्योतिष होने के नाम से आज मैंने ये विषय लिया है कि हमारी 12 राशियों से संबंधित तत्व कौन से हैं, हमारे तत्व जानना हमें क्यों ज़रूरी है। यदि हमें पता चलता है कि मेरी ये राशि है और इसका तत्व ये है, तो मैं उस तत्व से संबंधित अगले व्यक्ति से मिलकर यदि कार्य करूं, उसके साथ चलूं, तत्व से तत्व की दोस्ती बनाकर चलूं, तो हम 1 और 1 11 होकर अपना कार्य बहुत जल्दी स्पीड में संपन्न कर सकते हैं। यदि तत्व विपरीत है, एक अग्नि है और एक जल है, तो नतीजा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब अग्नि और जल का मिलन होगा तो अग्नि भी बुझ जाएगी और जल भी सूख जाएगा, दोनों ही जीरो हो जाएंगे, एक दूसरे के पूरक और एक दूसरे को मोटिवेट करने का काम नहीं करेंगे। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि हमारी कौन सी राशि का कौन सा तत्व है, और जो तत्व है उसको भरपूर जिएं कैसे, उसका भरपूर लाभ उठाएं कैसे। उस तत्व से संबंधित तकलीफ़ें और उस तत्व से संबंधित तकलीफ़ों के निराकरण हमारे हाथ में है। बस हमें समझना है कि हम इन पंच तत्वों से संबंधित चिकित्सा को कैसे प्राप्त करें। तो आज हम हमारे यहाँ हुए राष्ट्रीय संत सम्मेलन के आधार पर कुछ खास बातें आपसे शेयर करने जा रहे हैं। हमारी 12 राशियाँ होती हैं, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। 12 राशियों के ही हमारे नाम होते हैं। यदि व्यक्ति जीवन में यहाँ पर अपना कोई भी नाम रखता है, या हम यदि दुनिया में जी रहे हैं, तो हमारा कोई ना कोई तो नाम जरूर होगा, और कोई ना कोई नाम है तो उस नाम का अक्षर कोई ना कोई होगा, और अक्षर है, अक्षर से नाम है तो उसकी राशि भी होगी, और वह जो राशि है उसका कोई ना कोई तो तत्व होगा। तो ये सारी बातें प्रमाणित हैं और सभी बातें हमें प्रभावित भी करती हैं। हमारा तत्व हमारे संस्कार बनाता है, हमारे व्यवहार का निर्माण करता है। तभी तो कोई शांत व्यवहार का रहता है, कोई क्रोधी व्यवहार का रहता है, कोई गंभीर रहता है, कोई बहुत चंचल रहता है, क्योंकि वो तत्व है जो हमारा निर्माण करता है। हम बिगड़े तत्व को निर्माण कर सकते हैं और अच्छे तत्व को अपनी लापरवाही से बिगाड़ भी सकते हैं। हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी होनी चाहिए कि हम हमेशा अपने तत्व को समझें और अपने तत्व के द्वारा अपनी प्रगति करें। तो आइए मैं बहुत सरल भाषा में 12 राशियों को तत्वों में बांटती हूँ और आपको एक नए ज्ञान में मैं ले चलती हूँ पंचतत्व चिकित्सा की ओर। सबसे पहले आते हैं मेष राशि पर। तो मेष राशि का, सिंह राशि का और धनु राशि का, ये 3 राशियाँ ऐसी हैं जो अग्नि तत्व से प्रभावित हैं। इन तीनों राशियों की दोस्ती होना चाहिए। इन तीनों राशियों से इतना ज़्यादा आपस में मेल करने के बाद आप फ़ायदा उठा सकते हैं कि तीनों मिलकर कम मेहनत में ज़्यादा सफल हो सकते हैं। जब हम एक जैसी विचारधारा के व्यक्ति को जोड़ते हैं तो विवाद कम होते हैं और रिजल्ट अच्छे आते हैं। हमें चाहिए कि ये तीनों राशियाँ जो अग्नि तत्व की हैं, कार्य ऐसा करें जो अग्नि तत्व से प्रभावित हो। यदि हम कोई चुनाव ऐसा करते हैं जिसमें हम शारीरिक श्रम, भाग दौड़, यात्रा, अपने शरीर को ज़्यादा इस्तेमाल करना, अधिक समय इस्तेमाल करना, हमारे कार्य क्षेत्र में विश्राम ना हो, हम यदि ऐसे कार्य करते हैं जिसमें हम ऊर्जावान बने रहें, एक्टिव बने रहें, हमारा अग्नि तत्व संचालित होता रहे, तो निश्चित रूप से ये अग्नि तत्व वाली राशियाँ अपने आप में बहुत श्रेष्ठता को छुएंगी और बहुत ज़्यादा लाभ उठाएंगी। यदि इसके अंदर में कोई जल तत्व वाला प्रवेश कर जाता है तो वो आपको मोटिवेट नहीं करेगा और
आपके विपरीत कार्य करेगा, फिर नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव को डिस्टर्ब करेगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम उसके साथ तालमेल करें जो हमारे जैसी सोच का हो। हम भी कभी शादी की जन्म पत्रिका मिलाते हैं, तब भी हम ये देखते हैं विवाह मिलान में कि कहीं एक दूसरे की राशि में षडाष्टक तो नहीं आ रहा है, कहीं लग्न में षडाष्टक तो नहीं है, कहीं गुरु में षडाष्टक तो नहीं है, या शुक्र में षडाष्टक तो नहीं है। जब विवाह मिलान में तक हम इतना सोचते हैं, तो जिसके साथ हमें जीवन भर उद्योग करना है, कार्य करना है, कदम से कदम मिलाकर चलना है, हमें व्यापार का बीज बोना है, तो उसके लिए तो हमें और ज़्यादा सोचना चाहिए। अब आते हैं अगली 3 राशि पर। यदि कोई वृषभ राशि वाला है, यदि कोई कन्या राशि वाला है, यदि कोई मकर राशि वाला है, ये 3 राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ये तीनों राशि पृथ्वी तत्व की हैं। और जो पृथ्वी तत्व के व्यक्ति होते हैं, मैंने अनुभव किया है, वो कभी थकते ही नहीं, हमेशा धैर्यवान रहते हैं और हमेशा ही अपने ऊपर, अपने कर्म के ऊपर, अपने द्वारा अर्जित संपत्ति पर अधिक ध्यान देते हैं। उन्हें कोई व्यक्ति हरा नहीं सकता। वे अपने कार्य के प्रति हमेशा गंभीर रहते हैं। ये यदि तीनों एक साथ मिल जाएं, तो अद्वितीय लाभ एक दूसरे को दे सकते हैं। पृथ्वी का तत्व मिलकर यदि काम करता है, तो वह व्यक्ति जीवन में ज़्यादा सफल होता है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और 3 राशियों पर। किसी की मिथुन राशि है, किसी की तुला राशि है और किसी की कुंभ राशि है। तो मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले व्यक्ति वायु तत्व से प्रभावित होते हैं। आपने देखा होगा, किसी को एसी चाहिए और किसी को बिना एसी में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो वायु प्रधान व्यक्ति होते हैं, उनको हवा चाहिए, खुली हवा चाहिए। एसी में रहना अच्छा लगता है, खुला वातावरण रहना अच्छा लगता है। वे हवा के बिना रहते नहीं, वे प्रकृति प्रेमी होते हैं। यदि वायु तत्व से वायु तत्व का मिलन हो जाए, वायु और वायु का सम्मिश्रण हो जाए, तो आपस में एक दूसरे का तालमेल बहुत अच्छा होता है। इसलिए ये देखा गया है कि ये नवम पंचम का योग व्यक्ति के भाग्य का निर्माण करता है। आते हैं हम अगले तत्व पर, जल तत्व। यदि किसी की कर्क राशि है, यदि किसी की वृश्चिक राशि है या किसी की मीन राशि है, ये जो 3 राशियां हैं, ये तीनों राशियां जल तत्व की होती हैं। जल तत्व शीतलता से भरा, शांति से भरा। जल तत्व क्रियाशील, चंचल। जल तत्व कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में अपने को प्रूफ और प्रमाणित करने के लिए बनी हुई शक्ति, जिसके बिना जीवन नहीं और जल ही जीवन है। जल तत्व से संबंधित जो राशियां हैं, एक दूसरे की पूरक हैं। ये तीनों राशियां यदि एक साथ जुड़ जाती हैं, काम करती हैं, तो तीनों राशियां अपने आप में एक दूसरे की पूरक हो जाती हैं और एक दूसरे के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होती हैं। जिसका जो गुण है, उस गुण से संबंधित कार्य क्षेत्र हो, जिसका जो तत्व है, उस तत्व से संबंधित उसका कार्य क्षेत्र हो, उससे संबंधित उसकी सोच हो, उससे संबंधित उसका ज्ञान हो, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति अपने जीवन में कम कर्म करके, कम मेहनत करके ज़्यादा फल प्राप्त कर सकता है। बस देखना यह है कि वह ऐसा क्या करे जो अपने जीवन में अपने तत्व से संबंधित खान पान, रहन सहन, कार्य क्षेत्र सब अपनाए। जैसे जैसे हम आगे आपको ये प्रोग्राम दिखाएंगे, हम धीरे धीरे हर एक विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे और आपको पता चलेगा कि यदि हम जल तत्व वाले हैं तो हमारे कार्य क्षेत्र, तो हमारा व्यवहार जीवन, खान पान कैसा हो। हम यदि अग्नि तत्व वाले हैं, वायु तत्व वाले हैं या पृथ्वी तत्व वाले हैं, तो हमें हमारी लाइफ स्टाइल कैसी बनानी चाहिए। दर्शकों, आज के विशेष प्रोग्राम में सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ में अब इतना ही। अगले शनिवार को फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए मुझे यानी आरपी सिंह को दीजिए इजाज़त। जय शनिदेव। जय शनिदेव।